दिस चैनल। तो यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ अल्टरनेटिंग करंट के कुछ इंपॉर्टेंट असर्शन एंड रीजन टाइप के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सवाल में आपको दिया हुआ है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर इन डीसी सर्किट इज इक्वल टू 0। देखिए इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला है हमारे पास XL इज इक्वल टू, फॉर्मूला है XL इज इक्वल टू ओमेगा इंटू L। और जब हम बात करते हैं डीसी की, डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट की बात करते हैं, तो डायरेक्ट करंट एक ऐसा करंट है जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड समान रहते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यदि कोई करंट कांस्टेंट है तो ये डीसी करंट है मान लीजिए इस तरीके से, तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना हो गया हमारे पास 0 के बराबर फ्रीक्वेंसी है। इसका मतलब इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी 0 के बराबर है। इसका मतलब इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस भी कितना हो जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो ये बात याद रखिए कि जब भी हम डीसी करंट की बात करते हैं तो उसका फ्रीक्वेंसी 0 होता है, ये फ्रीक्वेंसी जो है 0 के बराबर होता है। इसके बाद यहाँ पे रीजन में दिया है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी सर्किट इज 0। बिल्कुल ट्रू है और ये भी ट्रू है, और ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि ओमेगा 0 है, इसका मतलब यहाँ पे एक्सएल की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है आप टिक कर सकते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ अगेन आपके लिए। अनअकैडमी चैंपियंस लीग इज बैक अगेन। फिर से अनअकैडमी चैंपियंस लीग का टेस्ट हो रहा है जो कि 14th एंड 21st ऑफ नवंबर को होगा ग्रुप स्टेज पे, जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे और 1 घंटे का एग्जाम होगा, 1 से 2 PM होगा। ठीक है बच्चों। और फाइनल्स होगा 28 नवंबर को, जिसमें 75 क्वेश्चंस होंगे और 3 आवर्स का होगा, जो कि 1 to 4 PM होगा। और इसमें बच्चों बहुत अच्छे अच्छे अवार्ड्स हैं। ठीक है ना, ये आप जानते ही हो बहुत अच्छे तरीके से। 5 CR तक के आप इसमें अवार्ड्स जीत सकते हो, इतना बड़ा पूल है, तो चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है बच्चों। और अगर इसमें आप अच्छी रैंक लाते हो ग्रुप स्टेज में, तो 1 से 10 पे आपको 20,000 का प्राइस है और 100% स्कॉलरशिप है, यानी कि कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो 100% ऑफ। ठीक है ना। 11 to 30 की रैंक आती है तो 10,000 और 50% इस पे ऑफ, और बाकी का भी आप देख सकते हो। और अगर आप फाइनल में रैंक लेके आते हो तो आपको 1 लाख का कैश प्राइज है और 100% स्कॉलरशिप है। ठीक है ना। ऊपर के टॉप 10 रैंकर्स को, यानी कि 1 से लेके 10 तक 100% स्कॉलरशिप है, और रैंक 1 को 1 लाख, 2 और 3 को 60 और 4 और 10 को 50,000 तक के प्राइस हैं। ठीक है बच्चों। तो बहुत ही बेहतरीन मौका है अच्छे अच्छे प्राइजेस जीतने का। ठीक है बच्चों। और ये है स्पेशल प्राइज वीक, यानी कि ये जो हफ्ता चल रहा है, अगर इस वीक में आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है ना। 10 + 10 यानी कि 20% का, अप्रोक्सीमेटली 20% का डिस्काउंट मिल रहा है आप अगर इस स्पेशल वीक में सब्सक्रिप्शन लेते हो तो। ठीक है ना। किस तरीके से, अगर आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हो और तो मान लीजिए 1 लाख का अगर आपकी फीस है, तो आपको बस 81,000 का पड़ेगा वो, यानी कि पूरे 19,000, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 20% का आपको फायदा है। प्लस वाला जो है, प्लस में अगर आप देखते हो तो आपको प्लस में भी जो चीज 53,000 की है वो आपको, मतलब 53,000 की पड़ रही है आपको 12,000 का ऑफ लेके। ठीक है। तो ये चीज पहले 67,000 की थी, अभी आपको 53 की मिल रही है, यानी कि पूरा 20% ऑफ है। किस वजह से? इस स्पेशल वीक की वजह से। और ये वीक आपका 10 से 17 नवंबर तक है, यानी कि समझ लो आज इसका लास्ट है। मे भी पॉसिबल है 1-2 दिन एक्सटेंड हो सकता है, बट इसका ऑफिशियली आज लास्ट डे है 17 नवंबर। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, ऑल स्टार क्रैश कोर्स बैच। ठीक है ना। 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है ना, एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है ना, 17 नवंबर से। ठीक है ना। 11th का सिलेबस 4 महीने में पूरा कर दिया जाएगा, और जितने भी स्टार एजुकेटर हैं अनअकैडमी पे, वो सब लोग इसमें आपको कुछ कुछ चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक है ना। ये देखिए सारे के सारे टॉप टीचर्स हैं, ये सब आपको कुछ कुछ पोर्शन पढ़ाएंगे और 11th का पूरा सिलेबस 4 महीने में कर देंगे पूरा। ठीक है ना। तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है। अगर आप किसी तरीके से कहीं पे चूक गए हैं कोई बैच ज्वाइन करने में, ठीक है, तो आप इससे भी अपना काम कर सकते हैं, ताकि 12th क्लास में आते आते आप में और किसी रेगुलर स्टूडेंट में कोई डिफरेंस ना बचे। ठीक है बच्चों। और इसके बाद आता है ये IIT JEE मेगा कॉम्बैट। ये इंटीजर क्वेश्चंस का कॉम्बैट है, स्पेशली इंटीजर क्वेश्चंस का। ठीक है ना, जो कि 21 नवंबर को सुबह 11 बजे होगा। 60 मिनट्स में 21 इंटीजर क्वेश्चन होंगे।
ठीक है ना। और ये लेटेस्ट IIT JEE पैटर्न पे बेस्ड है। अगर आप इसमें बहुत अच्छा करते हो तो टॉप 50 रैंकर्स को और 500 लकी पार्टिसिपेंट्स को बहुत अच्छे अच्छे सरप्राइज गिफ्ट मिलने वाले हैं। आप देखिए इसमें iPad मिनी है, सैमसंग टैब है, फिटबिट स्मार्ट वॉच है और ये JBL के हेडफोन्स हैं और Amazon के वाउचर्स हैं। ठीक है बच्चों, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसके लिए एनरोल कर दीजिए और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ कि एक चोक कॉइल है, इफ एन चोक कॉइल। चोक कॉइल का मतलब होता है कि एक इंडक्टर और साथ में उसके सीरीज में रेजिस्टर लगा हुआ है। तो ये हुआ हमारा इंडक्टर और साथ में रेजिस्टर। इस पूरे सिस्टम को कहा जाता है चोक कॉइल कहा जाता है। जो पुराने टाइम की जो ट्यूबलाइट्स आती थी उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता था। चोक कॉइल इज कनेक्टेड टू डीसी सोर्स। डीसी सोर्स से इसको कनेक्ट कर दिया जाता है। तो करंट सप्लाइड बाय इट इज I1। करंट सप्लाइड बाय इट इज I1। तो यहां पे यदि मैं मान लीजिए इसको मैं एक डीसी सप्लाई से जोड़ देता हूं, डीसी सप्लाई से हमने इसको जोड़ दिया तो होगा क्या कि t बराबर 0 पर जो करंट है वो 0 के बराबर होगा। t बराबर 0 पर करंट इसमें 0 के बराबर होगा। लेकिन जैसे ही थोड़ा समय बीतता जाएगा इसमें करंट की जो वैल्यू है वो होने वाली है, इसका EMF E मान लेते हैं। तो करंट स्टेडी स्टेट में आपको मिल जाएगा एट t इज इक्वल टू t। करंट की वैल्यू आपको मिलने वाली है I इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय R। ये एक प्लेन वायर की तरह बिहेव करता है जब हम काफी टाइम बीत जाता है। तो स्टेडी स्टेट पे करंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे करंट है I इज इक्वल टू E नॉट बाय R के बराबर। तो इसकी वैल्यू दी गई है I1 के बराबर। इफ द सेम कॉइल इज कनेक्टेड विद AC सोर्स ऑफ सेम वोल्टेज, यदि सेम वोल्टेज सोर्स से हम इसे AC से कनेक्ट कर देते हैं तो करंट जो है I2 के बराबर होता है। अब मान लीजिए यदि मैं इसको AC सोर्स से कनेक्ट करता हूं, ये मान लीजिए हमारे पास इंडक्टर है, साथ में यहाँ रेजिस्टर है और यहाँ पे AC सोर्स हमने लगा दिया है जिसका RMS वैल्यू जो है किसके बराबर है, इसका EMF जो है E नॉट के बराबर है। तो यहाँ पे मैं करंट लिख सकता हूँ, करंट I2 इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा EMF RMS कितना है E नॉट डिवाइडेड बाय इसका इंपीडेंस कितना है इस पार्ट का। तो इस पार्ट का इंपीडेंस हम लिख सकते हैं ओमेगा L का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये हमें करंट मिल जाता है। अब आप ध्यान से देखिए बेटा, ये करंट और ये करंट दोनों में आपको कंपेयर करना है कौन ज्यादा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ R है और यहाँ पे जो क्वांटिटी है R से ज्यादा है, ये जो क्वांटिटी है R से ज्यादा है। तो इसका डिनोमिनेटर ज्यादा होने से ये करंट जो है कम हो जाएगा और ये करंट जो है ये ज्यादा रहेगा। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे कह सकता हूं दैट I1 इज ग्रेटर देन I2। क्या यही लिखा हुआ है क्या? I1 इज ग्रेटर देन I2 बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। रीजन दिया है यहाँ पे, इन AC सर्किट चोक कॉइल ऑफर्स मोर रेजिस्टेंस। ठीक बात है कि जो इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर ये जो है रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं जब AC सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। तो ये इंपीडेंस क्या है, एक तरीके का रेजिस्टेंस ही है, इसका यूनिट भी ओम होता है। तो यहाँ पे जो इंपीडेंस है ज्यादा है, यहाँ पे इंपीडेंस जो है कम है, तभी ऐसा हो रहा है कि हमें करंट इस वाले केस में ज्यादा, इस वाले केस में कम मिल रहा है। तो ये बिल्कुल सटीक एक्सप्लेनेशन है इस असर्शन का, इस स्टेटमेंट का। तो हम यहाँ पे ए ऑप्शन जो है टिक कर सकते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग दिस स्टेटमेंट। इसका मतलब ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। कैपेसिटर serves as a barrier for DC and offer an easy pass to AC। देखिए जब हम DC की बात करते हैं, DC से हमने एक कैपेसिटर को लगा दिया, कैपेसिटर है यहाँ पे, हमने बैटरी के साथ इसको कनेक्ट कर दिया। तो T बराबर 0 पर तो ये कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता, कोई ये करंट को जाने देगा सर्किट में। यदि मान लीजिए रेजिस्टेंस है, यहाँ पे EMF E है, रेजिस्टेंस R है, तो T बराबर 0 पर जो करंट की वैल्यू है वो होने वाली है E बाय R के बराबर। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है करंट की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती जाती है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो जाती है और T टेंडिंग टू इनफाइनाइट यानी स्टेडी स्टेट आने पर करंट की जो वैल्यू है 0 के बराबर हो जाती है। यानी कि एक बैरियर का काम करता है, डीसी को पास नहीं होने देता है स्टेडी स्टेट में बात करें तो। और यदि हम बात करें AC सप्लाई से इसको कनेक्ट करने, तो AC सप्लाई से कनेक्ट करने पर ये एक सिंपल एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है और करंट होता है हमारे पास E डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास आ जाएगा XC। ये हमें करंट की वैल्यू मिलती है स्टेडी स्टेट में। तो यहाँ और यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे बैरियर का काम कर रहा है जब डीसी सप्लाई लगाते हैं, और यहाँ पे कोई बैरियर का काम नहीं कर रहा है जब हम एसी सप्लाई लगाते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ट्रू लिखा हुआ है। रीजन में दिया है कि कैपेसिटिव
रिएक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो यहां पे बात करें एक्सी की, एक्सी यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसे क्या कहते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस इसे कहा जाता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और इसकी वैल्यू जो है होती है हमारे पास 1/ओमेगा c के बराबर। तो ये रिएक्टेंस जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ओमेगा के एंगुलर फ्रीक्वेंसी के। तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा है, इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, फॉल्स हो गया। तो ये ट्रू है और ये फॉल्स है, तो हम ऑप्शन नंबर सी जो है टिक कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल है हमारे पास कि इन सीरीज एलसीआर सर्किट वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज ऑलवेज लेस देन द अप्लाइड वोल्टेज। एलसीआर सर्किट की बात कर रहे हैं, सीरीज एलसीआर सर्किट है, तो यहाँ पे हमने बना दिया एल, यहाँ पे है सी और यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस आर, सी और एल। हमने एसी सप्लाई से इसको कनेक्ट कर दिया है। अब वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर की बात करें, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर V अक्रॉस कैपेसिटर इज इक्वल टू करंट आरएमएस इनटू XC। इसके अक्रॉस यदि वोल्टेज निकालना है आरएमएस वोल्टेज VL इज इक्वल टू लिखूंगा मैं I RMS इनटू XL, और इसके अक्रॉस वोल्टेज आपको निकालना है तो आपको मिलेगा V आपके पास है अक्रॉस रेजिस्टर इज इक्वल टू I इंटू R के बराबर। तो ये तीनों वोल्टेजेस होते हैं और ये तीनों ही अलग अलग इनका फेज होता है। इनको जोड़ने के लिए क्या करें? जोड़ना क्यों है? बिकॉज यहाँ पे अप्लाइड वोल्टेज की बात करी गई है, तो अप्लाइड वोल्टेज और वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट क्या रिलेशन होता है, तो हम यहाँ पे या तो फेजर से समझ सकते हैं, ये हमारे पास है VL, ये हमारे पास है VC और ये हमारे पास है VR। इन तीनों का फेजर का जो समीशन है वो कहलाता है टोटल वोल्टेज। तो यहाँ पे टोटल वोल्टेज हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू VL माइनस VC का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर का अंडर रूट। ये टोटल वोल्टेज का फॉर्मूला होता है, याद रख सकते हैं इसको। इसी की तर्ज पे फॉर्मूला हमें मिलता है इंपीडेंस वाला। आपने देखा होगा कि ये जो है किसके बराबर है? IR के बराबर, IXL के बराबर, IXC के बराबर। तो यहीं से फॉर्मूला आता है कि टोटल जो इंपीडेंस है वो हमें मिलता है XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस यहाँ पे मिलता है हमें R का स्क्वायर का अंडर रूट। तो सेम फॉर्मूला, सेम तरीके का फॉर्मूला हमें मिलता है, यहीं से ये डिराइव होता है, ये डिराइव होता है यहीं से। यहाँ पे VL की वैल्यू में IXL लिख दूं, VC की वैल्यू IXC लिख दूं, VR की वैल्यू IR लिख दूं और यहाँ पे V की वैल्यू जो है मैं I इंटू Z के बराबर लिख दूं। तो हम सब I से I कैंसिल आउट करने पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में तो हमें ये फॉर्मूला मिल जाता है, याद रख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमसे पूछा गया है क्या कि हमेशा छोटा रहेगा कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज टोटल वोल्टेज से। ऐसा जरूरी नहीं है, बिकॉज टोटल वोल्टेज जो है वो इनके डिफरेंस के स्क्वायर और VR के स्क्वायर से बना हुआ है। मान लीजिए कि ये एक साइड है एक ट्राइंगल की, ये एक साइड है ट्राइंगल की, तो यहां पे यदि मैं मान लेता हूं कि VL माइनस VC एक वेक्टर है और R एक वेक्टर है, VR एक वेक्टर है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो V के बराबर है। तो क्या हम बता सकते हैं कि VC और V के बारे में रिलेशन? तो इसका जवाब है नहीं। VL माइनस VC के बारे में कह सकते हैं और V के बारे में कह सकते हैं कि दिस क्वांटिटी, ये जो क्वांटिटी है हमेशा छोटी रहेगी, इससे हमेशा इससे छोटी रहेगी। V इनके डिफरेंस से बड़ा रहेगा, लेकिन हम VC के बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। तो कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे ऑलवेज जो लिखा है ये गलत है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद रीजन में दिया है कि इन सीरीज एलसीआर सर्किट V इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VL प्लस VC का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस आना चाहिए था, तो इसकी वजह से ये भी गलत स्टेटमेंट है, तो ये भी हो जाता है फॉल्स हमारे पास। तो दोनों ही स्टेटमेंट जब फॉल्स हैं तो हमारे पास डी ऑप्शन हमें मिल जाएंगे। एक बात का ध्यान रखें, ये जो 4 तरह की स्टेटमेंट्स हैं ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ट्रू है। तो आप जब भी क्वेश्चन करें अपने रियल एग्जाम में तो कभी भी ये ना सोचें कि डी का मतलब दोनों ही गलत है। आप उस हर एक सवाल में पढ़ें कि यार इसमें डी ऑप्शन का मतलब क्या है, बिकॉज हो सकता है कि हर एक सवाल में ये एक्सचेंज हो जाए, ये आपस में बदल दिए जाएं, इसको डी कह दिया जाए, इसको ए कह दिया जाए, इसको सी कह दिया जाए, ऐसे भी किया जा सकता है। तो आप हर सवाल के लिए इंस्ट्रक्शन उसके नीचे जो दिया है, पूरा सवाल पूरे ऑप्शंस आप जरूर पढ़ें केयरफुली। भले ही आपके 10-15 सेकंड और एक्स्ट्रा चले जाएं, लेकिन आप इंश्योर करके आएंगे सवाल मेरा सही है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सवाल है हमारे पास कि इफ XC
यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज ग्रेटर देन XL, द सर्किट इज प्रोडोमिनेंटली कैपेसिटिव। ठीक बात है, जब XC की वैल्यू XL से ज्यादा होती है, यहां पे देखिए क्या है, XC इज ग्रेटर देन XL, तो यदि मैं इसको IRMS से मल्टीप्लाई कर देता हूं, दोनों तरफ यदि मैं IRMS से मल्टीप्लाई कर देता हूं, जो कि एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, IRMS इंटू XC, तो यहाँ पे जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज नहीं होगा। हम जानते हैं कि दोनों तरफ एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन पलटता नहीं है। IRMS इंटू XL, तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज ग्रेटर देन वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। अब ये जब केस हमें मिल जाता है कि जब वोल्टेज ज्यादा है कैपेसिटर के अक्रॉस ड्रॉप होने वाला एज कंपेयर टू द इंडक्टर, तो उस सर्किट में उस सर्किट को कहा जाता है कि वो एक कैपेसिटिव टाइप का सर्किट है। कैसा सर्किट है? कैपेसिटिव टाइप का सर्किट है। कैपेसिटिव कह सकते हैं कि कैपेसिटिव का बोलबाला है, कैपेसिटर का बोलबाला है, वहां पे उसकी मेजॉरिटी है वहां। ठीक है, तो यदि मान लीजिए हो जाए कि VL ज्यादा हो जाए VC से, तो हम कहेंगे कि वो इंडक्टिव टाइप का सर्किट है, उसमें हमें जो कैरेक्टर है वो इंडक्टिव नेचर का देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। The current in the circuit leads to the source voltage। यहां पे लिखा है फिर if XC is less than XL, यानी XL ज्यादा है, then the circuit is predominantly inductive, the current in the circuit lags the source voltage। यहां पे लिखा है, अच्छा यहां पे क्या लिखा था कि current in the circuit leads to the source voltage। ठीक लिखा है, जब कैपेसिटिव है इसका मतलब करंट लीड कर रहा है, I लीड कर रहा है, और यहाँ पे लिखा है कि ये इंडक्टिव है, ये कैपेसिटिव है, इंडक्टिव सर्किट है पूरा, तो इसका मतलब वोल्टेज लीड करेगा, करंट लैग करेगा, तो ये भी जो बिल्कुल है ट्रू लिखा है। लेकिन इस बात का जो यहाँ लिखा है कि सर्किट लीड करता है, करंट जो है लीड करता है, क्या इस बात को ये स्टेटमेंट प्रूव कर रहा है, क्या एक्सप्लेन कर रहा है क्या? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहा। ये ठीक है, ये ठीक है, लेकिन दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है बिकॉज यहाँ पे अपनी बात लेके खत्म कर दिया है, कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हैं, लेकिन स्टेटमेंट नंबर 2 स्टेटमेंट नंबर 1 को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है उसे आप टिक कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारे पास कि एवरेज पावर इन AC सर्किट इज गिवन बाय IRMS का स्क्वायर इनटू R। बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। यदि हम एवरेज पावर की बात करते हैं, देखिए यहाँ पे पावर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब एवरेज पावर इन वन साइकिल, इसका मतलब होता है एवरेज पावर इन वन साइकिल। कोई आपसे AC वाले चैप्टर में पावर के बारे में कहता है तो इसका मतलब है कि वो एवरेज पावर इन वन साइकिल की बात कर रहा है। ठीक है, तो जैसे ऋतिक में H साइलेंट है, ऐसे ही यहाँ पे इस पावर में ये जो टर्म है साइलेंट होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है VRMS IRMS इंटू cos फाई। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब यदि मैं VRMS को लिख देता हूं IRMS इंटू Z, तो IRMS इंटू Z यहां लिख दिया, और यहां पे लिख दिया मैंने अगेन IRMS, और यहां पे cos जो फाई है इसको मैं R बाई Z लिख देता हूं, जिसका फॉर्मूला होता भी है R बाई Z। तो हमें पावर का फॉर्मूला मिल चुका है दूसरा, यहां Z से Z को कैंसिल आउट कर देंगे, IRMS का स्क्वायर और R को मल्टीप्लाई करने पर आपको मिल जाएगा IRMS का स्क्वायर इंटू R। तो ये एवरेज पावर का फॉर्मूला हमें यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, याद कर लेंगे इसको, IRMS स्क्वायर इंटू R। तो ठीक है, ठीक लिखा है। इन वन फुल साइकिल नेट पावर इज डिसिपेटेड नॉट ओनली इन अ रजिस्टर। यहाँ पे इन्होंने बात खत्म कर दी है कि एक कंप्लीट साइकिल में नेट पावर डिसिपेटेड नॉट ओनली इन अ रजिस्टर। जो नेट पावर है वो ना सिर्फ रजिस्टर में डिसिपेट नहीं होती है बल्कि बाकी जगह भी डिसिपेट होती है। तो ये गलत स्टेटमेंट है। आप फॉर्मूले भी देख सकते हैं, IRMS स्क्वायर इंटू R, यहाँ पे R का टर्म ही आ रहा है, इसका मतलब R ही, रजिस्टर ही जो एक एलिमेंट है जो हीट की फॉर्म में एनर्जी को डिसिपेट करवाता है। बाकी जो इंडक्टर और कैपेसिटर होते हैं उनका एवरेज पावर कंजम्पशन 0 होता है। वो पावर लेते तो हैं, पावर स्टोर तो करते हैं, लेकिन वो पावर दे देते हैं, वापस सर्किट में सप्लाई कर देते हैं। लेकिन रजिस्टर ही ऐसा एलिमेंट है जो ना स्टोर करता है ना देता है,
बस वो डिसिपेट करवा देता है। ठीक है, तो याद रखिएगा एवरेज पावर कंजम्पशन कैपेसिटर का 0, इंडक्टर का 0, लेकिन जो हमारा रेजिस्टर है उसका होता है IRMS स्क्वायर इंटू R, और यही पूरे सर्किट का एवरेज पावर कंजम्पशन इन 1 साइकिल मिल जाता है। तो ये ट्रू है और ये फॉल्स है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन आप यहां पे टिक कर सकते हैं। आगे इसके बाद एट रेजोनेंस पावर ऑफ LCR सर्किट इज 0, नहीं, पावर जो है मैक्सिमम हो जाती है और I नॉट स्क्वायर मैक्सिमम पावर हमें मिलती है, मैक्सिमम पावर का भी मैक्सिमम हमें मिलता है यहाँ पे I नॉट स्क्वायर इंटू R के बराबर। याद रखिए कि पावर भी मैक्सिमम हो जाती है, मैक्सिमम पावर भी मैक्सिमम हो जाती है, सब कुछ मैक्सिमम यहाँ पे हो जाता है, करंट मैक्सिमम हो जाता है, इंपीडेंस मिनिमम हो जाता है। तो ये फॉल्स है स्टेटमेंट। एट रेजोनेंस XC ग्रेटर देन XL, ये भी गलत है, ये भी गलत है, बिकॉज रेजोनेंस के समय XC की वैल्यू XL के बराबर हो जाती है। तो इसका मतलब दोनों ही फॉल्स हैं, तो डी ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं।